नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 का जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा कि व्यथित महिला को अगर परिवाद करना है, कंप्लेन करनी है तो वह कहाँ करेगी, तो उसके लिए दो समिति बनाई गई थी, यानी कि एक आंतरिक समिति और एक स्थानीय समिति। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्थानीय समिति है वह जहाँ कार्यस्थल पर 10 से कम लोग हैं वहाँ के लिए बनाई जाती है, और जो आंतरिक समिति है वह 10 से ऊपर लोगों के लिए जहाँ पर काम कर रहे हैं कार्यस्थल पर वहाँ पर बनाई जाती है वहाँ के नियोजक द्वारा। और जब व्यथित महिला इसका आवेदन करती है या परिवाद करती है तो ये दोनों समितियाँ जो हैं वह इसकी जांच शुरू करेगी परिवाद की, और उसके ऊपर जो कार्रवाई आगे हो सकती है वो कार्रवाई प्रेषित करेगी। तो दोस्तों चलिए बिना देर करे हम आगे का जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेक्शन 14 मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति या महिला अगर कोई परिवाद करता है जिसके अंतर्गत यह है कि वह झूठा परिवाद है या द्वेषपूर्ण तरीके से किया गया है, और अगर समिति ऐसा पाती है कि वह द्वेषपूर्ण है, तब उनको क्या दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो दंड की व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से है कि जो उनके सेवा नियमों में जो दंड दिया गया है, जो उपबंध किया गया है उसके अनुसार दिया जाएगा, और अगर वैसा नहीं है तो कोई विहित विधि जो उसके लिए निश्चित की गई है उसके अनुसार दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों यह भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर परिवाद को सिद्ध करने में जो पर्याप्त सबूत है अगर वो पीड़ित व्यक्ति नहीं दे पाता है, तब उसकी असमर्थता के कारण उसको यह नहीं समझा जाएगा कि वो द्वेषपूर्ण परिवाद है या मिथ्या परिवाद है। धारा 15 दोस्तों, धारा 15 जो है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रतिकर का अवधारण कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यह बताया गया है कि धारा 13(2) के अंतर्गत जो दिलाया जाने वाला प्रतिकर है उसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि जो पीड़ित महिला है उसको कितना मानसिक आघात पहुंचा है, पीड़ा पहुंची है या भावनात्मक कष्ट हुआ है, या फिर जो सेकंड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग कि उक्त घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि। यहाँ दोस्तों वृत्ति के अवसर की हानि से मतलब है कि जो भी वो जॉब कर रही थी या जो उसका बिजनेस था, तो उसके अंतर्गत अगर उसको कोई हानि हुई है तो उसका जो भरपाई है वह प्रतिकर के रूप में करवाई जा सकती है। या फिर पीड़ित महिला द्वारा अपने शारीरिक या मन चिकित्सीय उपचार के लिए जो खर्चा चिकित्सीय व्यय हुआ है वह भी प्रतिकर के रूप में दिलाया जा सकता है। याद रहे दोस्तों कि यह प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने के टाइम यह भी देखा जाएगा कि जो प्रत्यार्थी है, यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो दोषी है, उससे उसकी आय और वित्तीय परिस्थिति भी जानी जाएगी, और यह डिसाइड किया जाएगा कि जो प्रतिकर है वो एक मुश्त यानी सिंगल इंस्टॉलमेंट में दिया जाए या फिर कुछ अलग अलग किस्तों में से डिवाइड किया जाए। तो यह जितना भी जो भी प्रतिकर इस अधिनियम के अंतर्गत दिलाया जाएगा वह धारा 15 के अनुसार ही दिया जाएगा। यह बात इंपॉर्टेंट है और यही अपने को यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। धारा 16 परिवाद की अंतर्वस्तु और जांच कार्यवाही के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिबंध। यानी कि दोस्तों यह बताया गया है, यहाँ यह उपबंध किया गया है जो कि महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है कि अगर कोई पीड़ित महिला अगर आती है परिवाद लेकर, तो उसकी जो जानकारी है या जो जांच कार्रवाई चल रही है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि RTI के एक्ट जो होता है, जो कि सूचना का जो अपना अधिनियम है, तो उसके अंतर्गत जो जानकारी मांगी जाती है वह भी इसके अंतर्गत किसी भी मीडिया या जानकारी जो है प्रेस को नहीं दी जाएगी। सेक्शन 17 यानी कि धारा 17 में यह बताया गया है कि यदि कोई इस परिवाद के अंतर्वस्तु का प्रकाशन या जांच की कार्यवाही का प्रकाशन सार्वजनिक करता है तो उसके लिए क्या शास्ति होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो शास्ति होगी वह इसके अंतर्गत जो सेवा नियमों के अंतर्गत जो उनके लिए उपबंध किए गए हैं उसी के अनुसार होगी, और अगर वहाँ उपबंध नहीं है तो जो भी विहित रीति से जो निश्चित किया जाएगा वह उसके लिए शास्ति की जा सकेगी। धारा 18 अपील। दोस्तों अपील जो है व्यथित व्यक्ति जो है वह अपील कर सकेगा न्यायालय को या अधिकरण को। दोस्तों यहाँ जो अपील होगी वो सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या विहित रूपी अनुसार ही होगी, और यह जो अपील है यह जो धारा 13, 14, 17 में जो आपने सिफारिश की है उसके सिफारिश के दिनांक से 90 दिन के भीतर वहाँ पर अपील अपने को करनी होगी, यही इसके अंतर्गत बताया गया है। धारा 19 यानी कि अध्याय 6 नियोजक के कर्तव्य। अध्याय 6 के अंतर्गत यह एक ही धारा है जिसमें नियोजक के कर्तव्य बताए गए हैं। दोस्तों
प्रत्येक नियोजक का ये कर्तव्य होगा। वैसे तो इसके अंतर्गत 10 पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं, लेकिन अगर आप इसको एक समराइज वे में सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि जो प्रत्येक नियोजक है उसका ये कर्तव्य होगा कि जहाँ कार्यस्थल है उसका वातावरण इतना सुरक्षित रखा जाए कि महिलाएं वहाँ पर आसानी से और बेखौफ होकर काम कर सकें। आंतरिक समिति जो उसने गठन की है उसकी जो डिटेल्स है, यानी कि उसके अंतर्गत जो मेंबर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर या उनके जो एड्रेस है या फ़ोन नंबर है जो भी हैं, वह एक पेज पर बनाकर ऐसी जगह पर उस ऑफिस में लगाए जहाँ कि सब लोग उसे देख सके। उसका यह कर्तव्य होगा यानी कि नियोजक का कि वह जो अपनी ऑफिस है या जो अपना वर्क प्लेस है वहाँ पर टाइम टू टाइम ऐसी सेमिनार या ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करे जिससे कि वह जागरूक कर सके कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है और इसे क्यों रोकना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वो समिति जो जांच करेगी उसको सहायता करेगा या उनको कोई आवश्यक जानकारी चाहिए तो वो जानकारी प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर कुछ ऐसे केस लगता है कि अगर महिला चाहती है कि वो आईपीसी की जो सेक्शन 509 है या कोई और चैप्टर 12 या 17 है, तो इसके अंतर्गत अगर वो अपना जो परिवाद है वो दायर करना चाहती है तब भी वो उसकी जो सहायता कर सकता है वह पूरी सहायता करेगा। यहाँ दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि वह जो अपने सेवा अनुबंध के जो नियम है उसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को एक कदाचार के रूप में उपबंधित करेगा और जो समिति द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेगा। यही इसका एक पूरा सार है दोस्तों। इसके बाद अपन आते हैं धारा 20 अध्याय 7। अध्याय 7 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या होगी। जैसे कि हमने नियोजक के कर्तव्य पढ़े, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ बताई गई हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि जिला अधिकारी जो है वो स्थानीय समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको पूरा मॉनिटर करेगा और उस रिपोर्ट को संक्षिप्त रूप में जो है समूची सरकार को भेजेगा। यहाँ दोस्तों उसका दूसरा एक और कर्तव्य यह है कि जो ये अपराध जो हो रहे हैं लैंगिक उत्पीड़न से रिलेटेड, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, इसके लिए वह जो प्रचार प्रसार कर सकता है उसकी सारी व्यवस्था करेगा। अध्याय 8 प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस, इसके अंतर्गत धारा 21 से लेके धारा 30 तक प्रावधान है। तो धारा 21 कहती है कि समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही समिति हुई, यानी कि आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति, दोनों ही समितियाँ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, या तो नियोजक को या जिला अधिकारी को देगी। जिला अधिकारी जो है जो अपनी रिपोर्ट प्राप्त करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उसके कर्तव्य के अंतर्गत कि वो इस रिपोर्ट को जो वो वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त की है उसको संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा। धारा 22 यह बताती है कि वार्षिक रिपोर्ट में नियोजक जो है वो उसके अंतर्गत क्या क्या जानकारी सम्मिलित करेगा। तो यहाँ वो यह बताएगा कि उसके अंतर्गत कितने जो मामले हैं वहाँ रजिस्टर हुए और उन मामलों से कितने जो है निपटाए गए। बस यही दो इसके अंतर्गत उसके कर्तव्य रहेंगे। धारा 23 समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग और डाटा रखा जाना। ये एक सिंपल सेक्शन है दोस्तों, इसको सिर्फ वैसे ही रीड किया जा सकता है। धारा 24 समुचित सरकार अधिनियम को प्रचारित करने के उपाय करेगी। यहाँ दोस्तों अधिनियम को प्रचार करने के लिए सरकार अपने वित्तीय और अन्य संसाधनों को उपलब्धता को देखते हुए इस अधिनियम के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी जिससे कि इसका प्रचार प्रसार किया जा सके, यानी कि इसकी प्रशिक्षण सामग्री निकाली जा सके या जागरूकता अभियान चलाए जा सकें। और जो समितियां बनी हैं उनको यह मतलब प्रैक्टिस सेशंस या उनके लिए जो जागरूकता अभियान के लिए जो सेशंस चलते हैं, सेमिनार चलते हैं या कार्यशालाएं जो होती है, ताकि वो इस लैंगिक उत्पीड़न के बारे में लेटेस्ट जानकारियों के बारे में अपडेट रहें और सही से अपना जो जांच की कार्रवाई है उसको कर सकें, तो ऐसी व्यवस्था उनके लिए करवाएगी। धारा 25 सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति। यहाँ दोस्तों समूची सरकार के पास ये शक्ति होगी कि अगर कोई लोक हित में या महिला कर्मचारियों के हित में अगर उसको लगता है कि किसी कार्यस्थल की या किसी जिलाधिकारी के द्वारा जो समिति है उसकी अपने को सूचना मांगना चाहिए या उसके अभिलेख का निरीक्षण करना चाहिए, तब जो समूची सरकार है वह एक आदेश दे सकेगी नियोजक को या जिला अधिकारी को कि वह जो है वो सामने वाली जो समिति है या जो उसकी जो डेटा रिपोर्ट है उसके बारे में सारा जो डेटा है वह समूची सरकार को भेजे। धारा 26 अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति। तो यहाँ दोस्तों ये बताया गया है कि अगर कोई अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा। तो जहाँ कोई नियोजक यदि आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है, जो कि धारा 4(1) के अंतर्गत बताई गई है, या फिर जो कार्रवाई करनी चाहिए उस कार्रवाई को करने में असमर्थ रहता है, जैसे कि 13, 14 और 22 के अंदर बताई गई है, या वह नियोजक अधिनियम का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तब ऐसी स्थिति में उसके ऊपर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
दूसरा पॉइंट दोस्तों इसी में कि यदि कोई नियोजक पूर्व में यानी कि इससे पहले सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है और पुनः वापस से वही अपराध करता है, तब ऐसा नियोजक जब वापस से ऐसा ही अपराध करेगा और दोषी ठहराया जाता है तो उसे जो पूर्व में जो दंड मिला था उसका दोगुना दंड दिया जाएगा और सरकार या स्थानीय अधिकारी उसका जो कार्यस्थल है या जो कार्य लाइसेंस है यानी कि जो रजिस्ट्रीकरण जो लाइसेंस होता है वह निरस्त कर सकेगा यानी कि रद्द कर सकेगा। धारा 27 न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान। तो कोई भी न्यायालय अपराध का संज्ञान व्यथित महिला, आंतरिक समिति तथा स्थानीय समिति द्वारा इसके लिए प्राधिकृत व्यक्ति की शिकायत के सिवाय नहीं लेगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया है कोई भी न्यायालय, लेकिन इसके बाद ही ये क्लियर कर दिया गया है कि इसका विचारण जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC के द्वारा ही किया जाएगा, इससे निम्न स्तर से नहीं किया जाएगा। और याद रहे दोस्तों कि यह जो अपराध है इसको असंज्ञेय अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। धारा 28 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना। तो यहाँ इस धारा का मतलब यह है दोस्तों कि यह जो अधिनियम है या अगर कोई दूसरा अधिनियम है जिसके अंतर्गत इस तरीके के केस रजिस्टर किए जा सकते हैं या इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, तब यह अधिनियम उस अधिनियम के ऊपर ओवर रूल नहीं करेगा, यानी कि वह अधिनियम भी चल सकेगा और यह भी। धारा 29 समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकती है। धारा 30 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का जो पावर जो दिया गया है, शक्ति जो दी गई है, वो केंद्र सरकार को दी गई है। और इसमें साथ ही साथ ये बताया गया है कि कोई भी आदेश इस अधिनियम की लागू होने की तारीख से 2 वर्ष के बाद इस धारा के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। यहाँ इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जो धारा थी ये इसलिए बताई गई थी कि यदि 1 से 29 तक जो उन्होंने सेक्शन मेंटेन किए हैं या जो बताए गए सेक्शंस हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस करना है या कोई नया आदेश उसके अंतर्गत लाना है तो वो जो है ये एक्ट लागू होने के 2 साल के भीतर हमको लेकर आना है। इसके बाद इसके अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। यही इस धारा का यहाँ पर जो सार है वो यही है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये वाला जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी इसके अंतर्गत समस्या आ रही हो या कोई आपका सवाल हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। और यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।